हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। आज पॉलिटिकल साइंस में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है इलेक्शन सिस्टम। सो टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ इलेक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्लूरलिस्ट सिस्टम, या यू कैन से दैट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज इलेक्शन सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन सिस्टम। देन वी विल गो फॉर द प्लूरलिस्ट सिस्टम, जिसमें हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसके एडवांटेज डिस्कस करेंगे, इसके डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। हम वो सारे फैक्टर्स जानेंगे, कारण जानेंगे जिसकी वजह से इंडिया में इसे अडॉप्ट किया गया। ओके, वेरियस एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे इलेक्शन सिस्टम क्या होते हैं। सो गाइज, मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूँ उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आप मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ब्रॉडली अगर हम इलेक्टोरल सिस्टम की को डिफाइन करें तो ये वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्शंस को। सो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप देखेंगे जो इलेक्शंस हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, ओके, तो उस किसी भी कंट्री के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेटिक कंट्री में बोला जाता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो हॉलमार्क होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ओके, तो किसी भी इलेक्शन सिस्टम पे जो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्शन होती है कि किस तरीके से वोट डाले जाएंगे, राइट टू वोट किस तरीके से कंटेस्ट किया जाएगा, या इलेक्टोरल मशीनरी है वो कैसे इलेक्शन को कंडक्ट कराएगी, या नेचर ऑफ वोटिंग क्या रहेगा, लोगों के पास एक वोट करने का अधिकार है या प्लूरल वोटिंग का राइट है, स्ट्रक्चर ऑफ द बैलेट, या इलेक्शन कैंपेन कैसे करना है, कितना टाइम ड्यूरेशन मिलेगा इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। जैसे इंडिया में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनी होगी एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग में, ओके, कि इलेक्शन में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शंस है उस पर कैंडिडेट एक पर्टिकुलर अमाउंट ही खर्च कर सकता है, एक्सपेंडिचर कर सकता है। तो एक लिमिट रखी गई है एक्सपेंडिचर में, उसी तरीके से लोकसभा इलेक्शंस पे रखी गई है। तो इलेक्शन कैंपेन की कैसे होंगे, कैसे करें लोग कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंसिंग कैसे होगा, या डिस्ट्रिक्ट मैग्नीट्यूड, इलेक्टोरल थ्रेशोल्ड क्या होगा, डेट ऑफ वोटिंग, फेयरनेस इन द काउंटिंग वोट्स, तो यह डिस्प्यूट, कोई इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स हो जाता है तो उसका रेजोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो ये सारी डायमेंशंस पर जो इन्हें हम कहते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ द इलेक्शन। सो दिस इज़ द मैकेनिक्स ऑफ द इलेक्शंस, और इस मैकेनिज्म को ओवरऑल हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम या इलेक्शन सिस्टम। और इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम या इलेक्शन सिस्टम हियर। अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम या इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो जो अक्रॉस द ग्लोब है, अक्रॉस द वर्ल्ड है, डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्शन सिस्टम या इलेक्टोरल सिस्टम प्रिवेलेंट हैं या प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। ओके, तो अगर हम इन्हें क्लासिफिकेशन देखें तो जैसे कि ब्रॉड कैटेगरीज अगर आप देखो तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज प्रेजेंट हैं। जो दूसरे और भी टाइप्स हैं वो इन्हीं सिस्टम के अंडर में आते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे आप कहेंगे मैम यहाँ पर आपने तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लिखा ही नहीं है। जो ब्रॉड 4 कैटेगरीज होती हैं इलेक्टोरल सिस्टम की, जैसे प्लूरलिस्ट सिस्टम, और आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसी कैटेगरी के अंदर आता है। ओके, देन पहला हो गया प्लूरलिटी सिस्टम, मेजॉरिटी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, देन मिक्स्ड मेंबर रिप्रेजेंटेशन। सो दीज आर द ब्रॉड 4 कैटेगरीज ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सिस्टम है इसके बाद, जैसे कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये इन्हीं कैटेगरीज के अंडर में आएंगे। तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज आपको समझ में आ गई यहाँ पर। फर्दर चलते हैं हम अपने आज के डिस्कशन में, जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्लूरलिटी सिस्टम, और जिसके तहत हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ओके, तो प्लूरलिटी सिस्टम वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रिवेलेंट सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मोस्ट प्रिवेलेंट है, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम। यह सिस्टम जो कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं
क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज में देखेंगे। एडवांटेज में पर्टिकुलरली देखेंगे कि इसकी सिंप्लिसिटी जो है या बहुत ही इजी टू ऑपरेट है, ओके, लो कॉस्ट मैकेनिज्म है या सिस्टम है, जिसकी वजह से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को जनरली मोस्ट प्रेवलेंट सिस्टम माना जाता है। ओके, सो कई बार प्लूरलिटी सिस्टम को हम फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सिंपली इसकी मीनिंग क्या होती है, जो विनर कैंडिडेट किसे डिक्लेयर किया जाएगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स रिसीव करेगा उसे हम विनर घोषित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 4 कैंडिडेट्स, दिस इज द फर्स्ट कैंडिडेट, दिस इज द सेकेंड कैंडिडेट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। ये चारों इलेक्शंस लड़ रहे हैं और इनमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल ये जो बी कैंडिडेट है इसको मैक्सिमम वोट मिले, इसको मिलते हैं फॉर एग्जांपल हम मान लें 33%, इसको 32% वोट मिले, इसको मिले फॉर एग्जांपल 28%, इसको मान लीजिए कहीं पे 20% मिले, इस तरीके से एक रफ डिवीज़न। तो ये मैक्सिमम वोट किसको मिल रहे हैं, 33% जैसे मिल रहे हैं इस कैंडिडेट बी को। तो कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर विनर हो जाएगा, कैंडिडेट बी को हम विनर घोषित कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं इसको। ओके, तो इस तरीके से आपको अभी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बेसिक मीनिंग समझ में आ गई। ओके, तो बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है राइट कि इसके बारे में जो मैंने ये फिगर से समझाया आपको, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वोट जिसे मिल जाएंगे वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखना है यहाँ पर, एग्जाम्पल्स समझना है। तो जैसे लोकसभा के इलेक्शन इंडिया में, विधानसभा के इलेक्शन इन इंडिया में, सो इंडिया के लोकसभा इलेक्शंस एज वेल एज द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसके अलावा अक्रॉस द ग्लोब अगर हम देखें तो दिस सिस्टम इज़ यूज्ड इन द फिलीपींस एंड वेनेजुएला, देन द लोअर हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कनाडा, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट के लोअर हाउसेज का इलेक्शन इस तरीके से होता है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। अब इस फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को अगर देखा जाए तो पहला एक कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया कि जिस कैंडिडेट को मोस्ट वोट्स मिलेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे, वो विनर हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे फॉर एग्जांपल आपके किसी एक क्षेत्र पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है राइट, जो उसमें से एक पार्टी का एक ही मेंबर वहाँ पर इलेक्शन लड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी हो गई आपकी, इनके एक एक कैंडिडेट को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा किया जाएगा। तो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ओके, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनमें से जितने भी मान लीजिए पार्टी सी भी आ गई, पार्टी डी भी आ गई, इन्होंने अपने अपने एक एक कैंडिडेट को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा किया इलेक्शन के लिए और कैंडिडेचर के लिए प्रपोज किया। उसमें से जो मैक्सिमम वोट मिलेगा वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। सो एक सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। तो यहाँ से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा जाएगा लेजिस्लेचर में। गेटिंग इट? सो यहाँ पर वोटर्स हैव अ सिंगल वोट एंड दे कास्ट फॉर द कैंडिडेट्स रादर देन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर जो वोटर्स होते हैं वो नेचुरली आप देखेंगे कि किसके लिए वोट करेंगे, जो उनका कैंडिडेट्स होता है। कई बार आप देखेंगे कि जो वोटर्स हैं उन्हें पता है कि उनके क्षेत्र का बेहतर लीडर कौन सा है, हु इज़ द बेटर लीडर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसे उन्हें वोट देना है और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करेगा। कई बार होता है कि नेशन में एक अलग चल रहा होता है, एक तरीके से जो वाइब्स चल रही होती हैं कि भाई फला पार्टी की मेजॉरिटी आने वाली है, पार्टी ए की मेजॉरिटी आने वाली है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लग रहा है कि भाई हमारे लिए पार्टी बी का कैंडिडेट ज़्यादा सुइटेबल है, क्योंकि पार्टी बी का कैंडिडेट हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करता है, वो ऑनेस्ट पर्सन है, वो इंटीग्रिटी वाला पर्सन है।
ओके तो इस तरीके से ये कहेंगे कि भाई हम तो बी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे, इस पर्सन को। तो जनरली मेरा कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जो कैंडिडेट होता है उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वोटर्स को। तो इस तरीके से जो वोटर्स होते हैं मोस्टली दे कास्ट फॉर द कैंडिडेट्स रादर देन द पॉलिटिकल पार्टीज इन द आइडियल कंडीशंस। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दस ऑल दीज जो मैनिपुलेशन एंड ऑल। सो आइडियल कंडीशन में यही होता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो कैंडिडेट होता है और जो लोकल पीपल्स होते हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ओके तो दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट विंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द परसेंटेज ऑफ वोट्स दिस कॉन्स्टिट्यूट्स, राइट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टारगेट हिट नहीं करना होता है कि भाई आपको 50% प्लस वन वोट अचीव ही करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर ऐसा कोई टारगेट नहीं करना है। यहाँ पे एक आपको क्या करना है, कैंडिडेट को क्या चाहिए, बस मैक्सिमम वोट होने चाहिए, वो जीत जाएगा। अब ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि उसने 50% वोट लिए या 30% वोट लिए, मैक्सिमम वोट होने चाहिए उसके पास। ओके और ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। तो एक तरीके से ये एक तरीके की रेस होती है जो आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो इलेक्टोरल सिस्टम है, ये उस एक रेस से रिजेंबल करता है, राइट। जो दौड़ होती है, राइट, जो रेस होती है जिसमें जो सबसे कम टाइम पे पहुंच गया, आपकी जो फिनिशिंग लाइन हो गई, वो जीत जाएगा, विनर। तो इसी तरीके से जो पर्सन है, जो कैंडिडेट है, जिसने भी मैक्सिमम वोट यहाँ पर गेन कर लिए, वो विनर हो जाएगा। ओके तो ये दिस इज़ द प्लूरलिटी सिस्टम या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब अगर आपको जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है या प्लूरलिटी सिस्टम है इसे समझ में आ गया है, तो हम एडवांटेज कर लेते हैं यहाँ पर कि एडवांटेज क्या है इस प्लूरलिटी सिस्टम या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के। सो दिस सिस्टम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या एडवांटेज है इस सिस्टम का, इसकी सिंप्लिसिटी। इट इज़ सो सिंपल इन इट्स मैकेनिज़्म कि सभी कोई बहुत ही आसानी से इसे समझ सकता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है टू इम्प्लीमेंट। कि भाई यहाँ पर वोटिंग कराएगी A, B, C, D कैंडिडेट्स के बीच में, और अगर C ने मैक्सिमम वोट गेन कर लिया है यहाँ पर, तो वो विनर हो गया। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही सिंपल है, हर कोई इसे समझ सकता है। इवन जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो लिटरेट पर्सन्स नहीं है, जैसे इंडिया में लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इलिटरेट थी। ओके तो अभी भी एक मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है, जो इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से बहुत ही आसानी से पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न इंडिया में भी ये लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शंस पे इसे हमने अडॉप्ट किया है। तो सिंप्लिसिटी हो गई इसकी। सेकेंड एडवांटेज हो जाता है इस चीज़ का कि यहाँ पर हायर लेवल ऑफ कैंडिडेट रिकॉग्निशन होता है, और जो वोटर्स होते हैं वो पहचानते होते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, क्योंकि यहाँ पर जो लोकल पीपल्स हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है कैंडिडेट के साथ में, और उन्हें पता होता है कि ये कैंडिडेट अच्छा उनके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कौन सा कैंडिडेट सुटेबल है यहाँ पर। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है वोटर्स के बीच में और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। एक सेकेंड एडवांटेज हो गया। थर्ड एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। देखो जब इस जो आपका जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है या प्लूरलिटी सिस्टम है, यहाँ पर आपको पता है कि हर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। भाई जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे जिस कैंडिडेट को, वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, इलेक्शन जीत जाएगा। तो यहाँ पर एक जो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इस सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल ये एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होगा।
तो यहाँ पर बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सेटल की जा सकती है। भाई अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, रोड नहीं बन रही है, फॉर एग्जांपल क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो हॉस्पिटल नहीं है, पब्लिक हॉस्पिटल नहीं है, पब्लिक स्कूल्स नहीं है फॉर एग्जांपल, या वुमेन सिक्योरिटी नहीं है, तो हम किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? इस अपने जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि भाई जो हमारा जो लीडर था, जो हमारा एमपी है, जो हमारा एमएलए है, वो ठीक से काम नहीं किया उसने, नेक्स्ट टाइम हम इसे चांस नहीं देंगे। या इस जो रिप्रेजेंटेटिव है इसने बहुत अच्छा काम किया है, नेक्स्ट टाइम हम फिर से इसे ही चांस देंगे। तो एक पर्सन होने की वजह से रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? वही एक पर्सन। मान लीजिए यही 4 रिप्रेजेंटेटिव्स होते अगर इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, तो भाई चारों में से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करते हैं? यहाँ पर सी कहता है डी रिस्पॉन्सिबल है, डी कहता है ए रिस्पॉन्सिबल है, ए कहता है बी रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप जिसे कहते हैं कि भाई बी ने नहीं सपोर्ट किया, बी कहेगा डी ने नहीं सपोर्ट किया। यहाँ तो भाई एक ही रिप्रेजेंटेटिव है ना, आप किसे ब्लेम करोगे? अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। ओके, तो ये इसका एडवांटेज हो जाता है कि आप डायरेक्टली किसी पर्सन को टारगेट कर सकते हो, डेवलपमेंट हुआ है इसके लिए भी और नहीं हुआ है इसके लिए भी। फोर्थ एडवांटेज हो जाता है इसका कि यूजुअली, नॉट मोस्ट ऑफ ऑल द टाइम, ओके, यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे सिंगल पार्टी मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स बनती है, यूजुअली ऐसा होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेट, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है लोकल पीपल्स के साथ में, और इस तरीके से जो पार्टी होती है वो उन्हीं कैंडिडेट्स को वहाँ पर खड़ा करेगी जो वहाँ के लिए सुटेबल होते हैं, और इस तरीके से मोर स्ट्रॉन्ग, मोर इफेक्टिव एंड मोर स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। तो ये कुछ थे एडवांटेज ऑफ द प्लूरलिटी सिस्टम या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब हम देखते हैं इस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं इस सिस्टम के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज हो जाता है कि जो वोट होते हैं, बहुत सारे जो वोट हैं वो वेस्ट जाते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं, ए बी सी डी, और यहाँ पर ए जीता था क्योंकि इसके 33% वोट थे, बाकी इन सब में डिवाइड हो गए वोट। ओके, तो ये 33% है यहाँ पर, बाकी के वोट तो वेस्ट हो गए ना, क्योंकि इसने मैक्सिमम वोट इसने गेन किए थे कैंडिडेट ए ने, तो ये विनर घोषित कर दिया गया। बाकी को जो कैंडिडेट है सेपरेटली, इन्हें 33% से कम वोट मिले थे। तो लेकिन ऑल टुगेदर ये वोट तो बहुत लार्जर नंबर हो गया ना, एक मेजर सेक्शन है, मेजर नंबर हो गया ये। तो यहाँ पर ये वोट तो वेस्ट गए ना। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है प्लूरलिटी सिस्टम का या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का कि बहुत सारे वोट्स हैं वो वेस्ट चले जाते हैं यहाँ पर। गेटिंग इट? सो जो लूजिंग कैंडिडेट्स हैं उनके वोट्स, या जिन वोटर्स ने इन लूजिंग कैंडिडेट्स को वोट दिए थे, उनके इंटरेस्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कि इग्नोर किया जाएगा। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका डिसएडवांटेज है। इसी को रिजॉल्व करने के लिए कि ये जो वोट हैं वो वेस्ट ना जाएं, इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम लाया गया था जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड है। हम उसे किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंड इम्पॉर्टेंट जो डिसएडवांटेज है प्लूरलिटी सिस्टम का या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का, इसमें ये रहता है कि ये क्लैरिटी नहीं है कि जो पार्टी मेजॉरिटी ऑफ द सीट जीतेगी नेशन वाइड में, राइट, उसको मोस्ट सीट्स मिले लेजिस्लेचर पे। सिंपल सी अगर लैंग्वेज में समझाऊं तो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं, पार्टी ए है, दूसरी एक पार्टी बी है। नेशन वाइड में पार्टी ए जो है वो आपकी काफ़ी पॉपुलर है और लोग इसे पसंद भी करते हैं, राइट। लेकिन वही है ना कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पार्टी ए ने कुछ कम परसेंटेज वोट लिए, कहीं पर ज़्यादा मिले, तो वो बैलेंस बनाकर पार्टी ए आपकी
क्या हुआ कि वो जीत नहीं पाई मेजॉरिटी नंबर ऑफ द सीट्स। जबकि जो पार्टी बी है इसने ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पर मैक्सिमम वोट जीते हैं, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वोट का वो बहुत ही कम परसेंटेज का है। मान लीजिए पार्टी बी ने 51% जीते और पार्टी ए ने 50% जीते। और कई सारी इस तरीके से आप देखेंगे कि जो वोट होते हैं, जो वोट का परसेंटेज है उसका नंबर ऑफ सीट से यहाँ पर कोरिलेशन नहीं बन पाता, सर्टेन नहीं हो पाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर एलोकेशन ऑफ द सीट्स एंड जो नंबर ऑफ वोट्स है उसको लेकर एक तरीके से कंफ्यूजन बनी रहती है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है। नंबर 3 जो इसका डिसएडवांटेज है वो है माइनॉरिटी ग्रुप्स के इंटरेस्ट को, जिसमें आपके वुमेन आ जाएंगे, स्मॉल पार्टीज आ जाएंगी, बहुत सारे अदर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस आएंगे। दे रिमेन्स अंडर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वोट मिलने वाला कैंडिडेट ही विनर हो रहा है। तो जो माइनॉरिटी ग्रुप के पीपल्स होते हैं उनके वोट जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। जब इनके वोट वेस्ट हो जाते हैं तो ये अंडर रिप्रेजेंटेड रह जाते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। और इसी समस्या को दूर करने के लिए आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लाया गया था। और जो 4th डिसएडवांटेज है अबाउट द प्लूरलिटी सिस्टम या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, वो है दिस काइंड ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इनकरेज द टैक्टिकल वोटिंग। टैक्टिकल वोटिंग में क्या होता है, कई बार जो वोटर्स होते हैं ना वो अपनी चॉइसेस इस आधार पर बनाते हैं जब उन्हें ये पता चल जाता है किसी वोटर्स को कि भाई वो जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं वो कैंडिडेट जीतने वाला नहीं है, उसके नो चांस ऑफ विनिंग है। क्योंकि भाई माइनॉरिटी से आते हैं ये लोग। जैसे जो माइनॉरिटी ग्रुप है या स्मॉल पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं, वोटर्स हो गए, स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वोटर्स हो गए, उन्हें पता है कि भाई हमारा कैंडिडेट हम जिसे फेवर कर रहे हैं उसके जीतने की चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं ना, राइट। हम स्मॉल पार्टी हैं, हम बड़ी या नेशनल पार्टी है उससे हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं उससे कंपटीशन। तो हमारा कैंडिडेट तो जीतेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, जो कैंडिडेट के जीतने के चांसेस हैं, जो बड़ी पार्टी है उसी के कैंडिडेट को वोट दे देते हैं ताकि हमारा वोट वेस्ट ना जाए। इसे कहते हैं टैक्टिकल वोटिंग। और इस तरीके से जो वोटर है अपनी विल के अगेंस्ट में जाकर चॉइसेस बना रहा है। यहाँ पर अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को वो इसलिए वोट नहीं दे पा रहे क्योंकि उसके जीतने के चांसेस कम है। तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई मैं अपना वोट क्यों ख़राब करूँगा, मैं ऐसे कैंडिडेट को दे देता हूँ जिसकी जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसे कहते हैं हम टैक्टिकल वोटिंग्स। यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके इंटरेस्ट का सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। ये तो मैनिपुलेशन हो गया, ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस्ड वोटिंग हो गई, अगेंस्ट द विल जाकर यहाँ पर वोटिंग हुई। ओके, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में या प्लूरलिटी सिस्टम में। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं ताकि इन सारी प्रॉब्लम्स से डील किया जा सके। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसके एडवांटेज हैं, बिकॉज ऑफ दीज एडवांटेज हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ईजी टू ऑपरेट एंड एग्जीक्यूट है, इसकी वजह से हमने किया। ये अनकॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोड्यूसेस स्पीडी आउटकम्स, राइट। बहुत ही क्विक डिसीजंस हो जाते हैं, ये अनकॉम्प्लिकेटेड है। हमने वोट काउंट किए, जिसको मैक्सिमम वोट्स मिले वो जीत गया। नेक्स्ट है कि इनेबल्स वोटर्स टू क्लियरली एक्सप्रेस अ व्यू, राइट। तो वही चीज़ है कि जो वोटर्स हैं वो भी जब इसको सही से समझ जाते हैं सिस्टम को कि भाई हमें किस तरीके से वोट देना है, किस कैंडिडेट को वोट देना है, या ये मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट करती है, तो अपने व्यू को भी वो क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। देन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्टिंग आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी सपोर्ट। इस सिस्टम में आप देखेंगे कि इसके एडवांटेज भी है कि कई बार वो कैंडिडेट भी इसमें जीत जाते हैं जिनको कोई जो पार्टी है वो सपोर्ट नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो गए, राइट। तो इस तरीके से जो वोटर्स, उनको अगर वोटर्स ने मैक्सिमम वोट दे दिए तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा ना।
तो रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी सपोर्ट यहाँ पर चांसेस होते हैं कि एक आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स यहाँ पर जीते। मेन डिपेंड कर रहा है कि कैंडिडेट कैसा है, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए भाई काम करेगा या नहीं, सुटेबल है कि नहीं, ऑनेस्ट है कि नहीं। ओके तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से इंडिया में भी हमने इस पार्टी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने अडॉप्ट किया है। और आई होप कि यहाँ पर आपको इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, और इलेक्टोरल सिस्टम में पहला टाइप जो प्लूरलिटी सिस्टम या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम समझ में आ गया, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आ गए, और इंडिया में हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया है ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड इलेक्टोरल सिस्टम, जो कल की वीडियो में आपको मिलेगा। So this is all for today guys. Thanks for watching. See you in the next video. Please do subscribe my channel, share with your friends and like the video. And आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हैं. And yes, see you in the next video. Bye bye. Take care.